सभी लोगों को नमस्ते, वंदे मातरम। आज का विषय बहुत गंभीर है, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। इसके साथ-साथ ही आज आपको वैदिक विधि से घी बनाने के बारे में बताया जाएगा। ये विषय कल रखना था दरअसल, लेकिन कल समय की थोड़ी कमी थी, इसके चलते कल चूक हो गई थी। तो आज हम वैदिक विधि से घी बनाने के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ-साथ ही आज बात करेंगे उस पैथी की, उस पद्धति की, जिसका दबदबा पूरे विश्व भर में है और आप सभी उससे वाकिफ हैं। वो पद्धति है, वो चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी। एलोपैथी कहाँ से आई? इसका उद्भव कैसे हुआ? इसका आयुर्वेद से संबंध कैसे है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एलोपैथी का संबंध आयुर्वेद से है। तो आज आपको इस विषय में जानकारी दी जाएगी। देखिए, आयुर्वेद की तरफ कोई भी मरीज कब आता है? जब वो सारी पद्धतियां अपना चुका होता है। हर चिकित्सा पद्धति को अपनाने के बाद जब उसे निराशा हाथ लगती है, तब वो आयुर्वेद की तरफ जाता है और फिर वहां पर उसका इलाज होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद हमारा 23 लाख साल पुराना विज्ञान है। लेकिन जो एलोपैथी है, ये कितना पुराना है? जो एलोपैथी है, ये करीबन 2500 साल पहले ही अस्तित्व में आई थी। आपको मैंने कल भी एक बात बताई थी कि आयुर्वेद का जो एक सूत्र था, उस सूत्र से ही एलोपैथी ने जन्म लिया था। यानी कि एलोपैथी हमारे आयुर्वेद का ही हिस्सा है। तो यूरोप के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे हिपोक्रेट्स नाम से। उन्होंने इस एलोपैथी पद्धति पर काम किया। दरअसल हुआ क्या था कि जब यूरोप के लुटेरे भारत को लूटने के लिए आए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग कितने समृद्ध हैं, किसी को भी चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं, कोई भी हॉस्पिटल नहीं खुले हुए थे। जबकि यूरोप में हालात बिल्कुल उलट थे, वहां पर कोई अस्पताल नहीं थे, बीमारों के लिए कोई भी चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी। वैद्य आदि तो केवल भारत में ही हुआ करते थे, बाहर होते भी नहीं थे। और यूरोप में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो लोग सोचते थे कि गॉड का बुलावा आ गया है, तो अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। और वहां पे लोग इस तरह किया करते थे, वहां के लोग ऐसे मूर्ख थे कि बीमार व्यक्ति को मारकर वो लोग खा जाते थे। वो सोचते थे कि गॉड का बुलावा आ गया, अब इसका कोई अस्तित्व रहना नहीं चाहिए, तो वो लोग उसको मारकर खा जाते थे। इतने मूर्ख लोग थे वहां के। लेकिन जब यूरोप के लुटेरे भारत में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ इतनी समृद्धि है, यहाँ के लोग इतने स्वस्थ हैं, हम भारत को लूटना चाहते हैं, लेकिन भारत को लूटने के लिए इसका ज्ञान लूटना पड़ेगा। लेकिन उनके पास में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, चुनौती थी कि यूरोप में वनस्पतियां नहीं हुआ करती थी। बर्फीली धरती थी, बर्फ में वनस्पतियां उग नहीं सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के जो वैद्य हैं, भारत के जो वैद्य हैं, जो चिकित्सक हैं, वो क्या करते हैं, वनस्पतियों का रस लेते हैं। उसी रस से चिकित्सा होती है। लेकिन यूरोप में तो वनस्पतियां नहीं है, तो रस कैसे बनाएंगे? तब उन्होंने सोचा कि हम कृत्रिम रस तैयार करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल फ्लूइड तैयार करेंगे और उसके माध्यम से चिकित्सा करेंगे। तो इसी तर्ज पर उन्होंने काम किया, रसायन बनाया, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसे ड्रग कहती है, केमिकल बनाए और उससे ही ये आज की मेडिकल थेरेपी डेवलप हुई। इसके साथ साथ जो हिपोक्रेट्स थे, उन्होंने कुछ सूत्र भी दिए इसके लिए, और उनका पहला जो सूत्र था एलोपैथी के लिए, वो उनका सूत्र था कि क्रिएट ऑपोजिट सिम्टम्स इनटू द बॉडी। यानी कि शरीर के अंदर अपोजिट सिम्टम पैदा कर लो, यानी कि जो आपको रोग हो गया है उसका ठीक विपरीत सिम्टम बॉडी में क्रिएट कर लो। ये उनका सूत्र था। जैसे इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो क्या होता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है। तो उनका सीधा सा फंडा ये था कि शरीर को ठंडा कर दो। अगर शरीर गर्म हो गया है, टेम्परेचर उसका ज्यादा हो गया, तो उसको ठंडा कर दो, और अगर शरीर ठंडा हुआ है तो उसे गर्म कर दो। ये सूत्र हिपोक्रेट्स ने रखा एलोपैथी के लिए। जबकि आयुर्वेद में क्या होता है कि अगर आपका शरीर गर्म हो रहा है तो ये रोग की श्रेणी में आता है, और अगर आपका शरीर ठंडा हो रहा है तो ये भी रोग की ही श्रेणी में आता है। यानी कि आपके शरीर का ठंडा होना और गर्म होना ये रोग की निशानी है। आपके शरीर का तापमान सम रहना चाहिए, जितना शरीर का तापमान होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो भी आप रोग के शिकारी हैं, और अगर उससे कम है तो भी आप रोग के शिकारी हैं, यानी कि आप बीमार हैं। अब इसके लिए वो चिकित्सा किस तरह किया करते थे?
देखिए, शरीर अगर ठंडा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको निमोनिया हो गया है, और अगर आपका शरीर गर्म है, इसका सीधा सा अर्थ है कि बुखार हो गया है। तो एलोपैथी के अंदर क्या सिस्टम है कि अगर आपका शरीर ठंडा है, यानी अगर आपको निमोनिया हो गया है, तो आपको बुखार की दवाई दी जाएगी ताकि आपका शरीर गर्म हो जाए। और अगर आपके शरीर में तापमान बढ़ गया है, आपको बुखार हो गया है, तो आपको निमोनिया की दवाई दी जाएगी ताकि आपका शरीर ठंडा हो जाए। तो एलोपैथी में सिस्टम इसी तरह से काम करता है। अगर शरीर ठंडा है तो गर्म करो, और गर्म है तो ठंडा करो। यानी कि निमोनिया से बचाने के लिए आपको दवाई दी जाएगी बुखार की, और बुखार से बचाने के लिए आपको दवाई दी जाएगी निमोनिया की। यानी निमोनिया से बचने के लिए बुखार की दवाई क्या करेगी, आपके शरीर में ज्वर को उत्पन्न करेगी। यानी कि एक बीमारी को दबाने के लिए दूसरी नई बीमारी उत्पन्न करा दी जाएगी। और ठीक इसी तरह से निमोनिया, देखिए, अगर बुखार की दवाई लेंगे तो उससे क्या होगा, बुखार दूर नहीं होगा, आपको निमोनिया हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में अगर चूहा घुस जाता है, तो आप चूहे को मारने के लिए सांप ले आते हैं कि जो सांप है वो चूहे को खा लेगा। लेकिन आप घर में तो सांप ले आए जो चूहे से भी ज्यादा खतरनाक है। एलोपैथी का सीधा सा यही सिद्धांत है। तो आप सोच सकते हैं कि एक बीमारी की दवा लेकर अगर हम दूसरी बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, और जब दूसरी बीमारी को दूर करने के लिए तीसरी बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमारा इलाज हो रहा है, तो वो इलाज नहीं हो रहा। हम एक कुचक्र में फंसते जा रहे हैं, और इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो यही है आपकी एलोपैथी। अब हमारा शरीर बायोटिक है, यानी कि पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है कि जो सारी ड्रग्स होते हैं वो सब के सब एंटीबायोटिक होते हैं, यानी कि अप्राकृतिक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। और हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। अगर आज नहीं तो कल आपको साइड इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो एलोपैथी का सीधा सा हिप्पोक्रेट ने ये फंडा निकाला, शरीर गर्म है तो ठंडा करो, ठंडा है तो गर्म कर दो। यानी कि आयुर्वेद के बिल्कुल उलट। आयुर्वेद क्या कहता है, अगर आपका शरीर गर्म है तो आप बीमार हैं, ठंडा है तो आप बीमार हैं। अगर आपके शरीर का तापमान सम है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से एलोपैथी काम करती है। हिप्पोक्रेट ने इसी तरह से आज की जो चिकित्सा पद्धति है जो बहुत प्रचलन में है, उसका उन्होंने आविष्कार किया। वो जनक कहे जाते हैं इसके। एलोपैथी में सिस्टम है ट्रीटमेंट करने का। वहां चिकित्सा नहीं होती, वहां होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का सीधा सा मतलब होता है क्षणिक आनंद, यानी कि पल भर के लिए सुख, पल भर के लिए आनंद। अगर आपको भीषण दर्द है, दर्द से आप करा रहे हैं, आप एलोपैथी का सहारा लेंगे, आपको ड्रग दी जाएगी और उसके माध्यम से आपके दर्द को दबा दिया जाएगा। आपको दर्द नहीं होगा, आपको आराम मिलेगा। आप सोचेंगे कि रोग बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीमारी को दबा दिया जाता है। लेकिन जो दबी हुई बीमारी है वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकल कर जरूर आती है, और हो सकता है कि वो उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी हो। तो ये जो ट्रीटमेंट शब्द है, आप इसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर। इसका अर्थ क्षणिक आनंद होता है। तो ये जो व्यवस्था है ये क्षणिक है, पल भर के लिए आपको आराम मिलेगा। गंभीर रूप से दर्द है, कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, लेकिन आपकी बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, आपको कोई चिकित्सा नहीं मिल पाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, यूरोप में क्या था, कोई व्यक्ति बीमार होता था, चिकित्सा वहां थी नहीं, सोचा जाता था कि अब इसको गॉड का बुलावा आ गया है, अब इसका जाना तो बनता है। तो वहां लोग एक दूसरे को मारकर काट कर खा लिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो भारत में वैद्य ऐसे हैं कि अगर किसी को बुखार हो भी गया तो तुरंत उसकी चिकित्सा हो जाती है, बुखार उसका तुरंत गायब हो जाता है। गंभीर से गंभीर रोग की दवाएं, गंभीर से गंभीर रोग वनस्पतियों के माध्यम से ठीक कर देते हैं यहाँ के वैद्य, यहाँ के हकीम और ऋषि। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर भारत को लूटना है तो सबसे पहले इसका ज्ञान को लूटना होगा। सबसे पहले आयुर्वेद की जो व्यवस्था है इसको खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कृत्रिम रसायन बनाना शुरू कर दिया, केमिकल्स बनाए, ड्रग्स बनाए। और धीरे धीरे जब उन्होंने ड्रग्स को लोगों को देना शुरू किया, लोगों को क्षणिक आनंद मिलने लगा, ट्रीटमेंट करने लगे, तो लोगों में एलोपैथी के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। अब एक ऐसा देश कल्पना कीजिए जहां पर कोई चिकित्सा हो ही ना, लोग दर्द से करा रहे हो, मर रहे हो, तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हो। ऐसे देश में अगर ट्रीटमेंट होने लगे, क्षणिक आनंद मिलने लगे, दर्द से लोगों को आराम मिलने लगे, तो वहां के लोग उस पर यकीन तो करेंगे ही। तो ये यूरोप से भी ज्यादा ब्रिटेन में चर्चित होने लगा एलोपैथी। ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इसके चर्चे होने लगे।
ये यूरोप से होते हुए ब्रिटेन और ब्रिटेन से होते हुए पूरे विश्व भर में फैल गया एलोपैथी। लेकिन अब हुआ क्या? जो हिप्पोक्रेट्स थे जिन्होंने एलोपैथी को इजाद किया, उन्होंने विवाह नहीं किया था, उनको कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन उनको संतान चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने एक लड़की को गोद लिया। वो लड़की जब 16 वर्ष की हुई, तो उसको विषम ज्वर हो गया, जिसे आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है टाइफाइड। उस लड़की को जब टाइफाइड हुआ, तो उन्होंने 3 महीनों तक उसके विषम ज्वर पर काम किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वो अपनी बच्ची का इलाज नहीं कर पाए और अंततः उसकी मौत हो गई। वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। उनको इस बात से बड़ा अफसोस हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि मैंने इतने समय एलोपैथी के ऊपर काम किया, इतने रसायन बनाए, इतनी ड्रग्स बनाई, लेकिन एक भी ड्रग ऐसी नहीं निकली जो कि मेरी बच्ची की जान बचा पाती। एक भी ड्रग ऐसी नहीं थी। उनको बहुत दुख हुआ और वो दिमागी रूप से पागल होने लगे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम किया करते थे। अब उन्होंने सोचा कि मैं अध्ययन करूंगा, रिसर्च करूंगा और ये पता लगाऊंगा कि इतनी सारी दवाएं बनाने के बाद, इतने केमिकल्स और ड्रग्स बनाने के बाद भी मैं अपनी बच्ची का इलाज क्यों नहीं कर पाया। तो जब उन्होंने खोजबीन की, अध्ययन किया, रिसर्च किया, पूरी तरह से रिसर्च में डूबे रहे, तो उनको पता चला कि ये जो मैंने ड्रग्स बनाए हैं, जो केमिकल बनाए हैं, कृत्रिम रसायन तैयार किए हैं, ये तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए खतरा है। संपूर्ण मनुष्य जाति का इससे विनाश हो जाएगा। तो जब उनको इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने एक लेटर तैयार किया। देखिए लेटर किसने तैयार किया? ये सोच किसके मन में आई? जिसने एलोपैथी को इजाद किया, उसी के मन में ये सोच आई कि ये तो संपूर्ण मानव जाति के लिए मैंने खतरा बना दिया। संपूर्ण मानव जाति का विनाश इससे होगा ही होगा, अगर ये रोका नहीं गया तत्काल तो। तो उन्होंने लेटर तैयार किया, उसमें लिखा कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, इससे संपूर्ण मानव जाति को खतरा है, संपूर्ण मानव जाति का विनाश भविष्य में इससे होने वाला है, यदि इसे बैन नहीं किया गया तो इसे सुधारा जाए, नहीं तो हम सभी कुचक्र में फंसकर संपूर्ण मानव जाति का विनाश कर बैठेंगे। उन्होंने लेटर तैयार किया, पार्लियामेंट को दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया। तो वहां पर उन्होंने बोला कि आप जो इसे बैन करने की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास में इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है? अगर आप एलोपैथी को बैन कराना चाहते हैं, तो क्या आपके पास में कोई दूसरी या तीसरी चिकित्सा पद्धति है? उनके पास में कोई जवाब नहीं था। वो अपनी बात पर अड़े रहे कि इसे बैन कीजिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने इसे बैन नहीं किया। तो जब उन्होंने बैन नहीं किया, तो वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, पागल से होने लगे। उनका दिमाग अब काम नहीं करने लगा। उन्होंने शहर को तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया। शहर को छोड़कर वो चले गए एकांत की खोज में। उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक एकांतवास किया। एकांतवास कहाँ किया? वो कबीलों के पास चले गए। उन लोगों के पास चले गए जो प्राकृतिक रूप से जीवन को जिया करते थे, नैसर्गिक रूप से जीवन को जिया करते थे। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन में वो पका हुआ नहीं खा रहा, वो कच्चा खा रहा है, रॉ फूड का इस्तेमाल कर रहा है। जो भी शरीर में जा रही है चीजें, वो सब कच्चे रूप में जा रही हैं। पका हुआ भोजन बिल्कुल निषेध था वहां पर कबीलों के पास। तो उनको वहां से ये ज्ञान मिला कि हम जो भोजन करते हैं, पका हुआ जब खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है और वो ही रोगों का कारण बनता है। अगर हम अपने शरीर में कच्चा डालेंगे, जैसा प्रकृति हमें उपलब्ध कराती है वैसा ही अगर अपने शरीर के भीतर डालेंगे, तो शरीर को कोई रोग होगा ही नहीं। और अगर हो गया है कोई रोग गलती से, तो वो ठीक हो जाएगा। यानी कि भोजन के माध्यम से ही, कच्चे फल और सब्जियों के माध्यम से ही अब हम अपने शरीर की संपूर्ण चिकित्सा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने एलोपैथी का आविष्कार किया, उसको एहसास हुआ कि ये तो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है। तब वो एकांत की खोज में निकला और वहां से नेचुरोपैथ का ज्ञान उन्होंने हासिल किया, कबीलों के माध्यम से, कबीलों के पास रहकर। तो फिर ये वापस हाउस ऑफ कॉमन्स के पास लौटे, वापस से यूरोप गए। वहां पर पार्लियामेंट में जाकर फिर से उन्होंने वही बात की कि अब मैं इसका विकल्प लेकर आ गया हूँ। अब इसका विकल्प है मेरे पास में नेचुरोपैथी, जिससे मानव जाति को बचाया जा सकता है। एलोपैथी से खतरा था, लेकिन मानव जाति नेचुरोपैथ के माध्यम से आसानी से बच पाएगी। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स ने तब भी उनको इनकार कर दिया कि हम इसे अब बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में इतनी फैल गई है और प्रैक्टिशनर्स तैयार हो गए हैं। प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? जो प्रैक्टिस करते हैं। आपको दवा दी जाती है, मैंने कल भी बताया था कि 3 दिन की आपको दवा दे दी जाती है। डॉक्टर कहते हैं 3 दिन लेकर देखो,
आपको आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो दवा बदल दी जाएगी। आप कहते हैं कि नहीं, हमें तो आराम नहीं आया, वो दवा को बदल देते हैं और ये क्रम चलता रहता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इसे ही कहते हैं, और जो प्रैक्टिस करता है उसे कहते हैं प्रैक्टिशनर्स, यानी कि चिकित्सा नहीं होती, मात्र आप पर प्रैक्टिस, आप पर अभ्यास किया जाता है। अगर ये दवा काम नहीं कर रही तो ये वाली दे दो, ये नहीं काम कर रही दूसरी दे दो, तो आपके ऊपर ट्रायल्स किए जाते हैं, चिकित्सा नहीं मिलती है। तो वहां से उनको निराशा हाथ लगी, उन्होंने कहा कि इतने सारे प्रैक्टिशनर्स पूरी दुनिया भर में फैल गए हैं, रोजी रोटी चलती है उनकी, तो हम इसको अब बैन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस बात से उनको घोर सदमा पहुंचा और इस सदमे ने उनकी जान ले ली। तो हिपोक्रेट्स का इतिहास तो केवल यहीं तक था। एलोपैथी को इजाद किया, नेचुरोपैथी पर आए, लेकिन एलोपैथी को बैन नहीं करा पाए, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जैसा कि खुद उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज के लोग एलोपैथी की ही तरफ जाते हैं, जबकि एलोपैथी बनाने वाले व्यक्ति ने अपनी जान तक दे दी। उसने इतने प्रयास किए लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई, फिर भी लोगों की आंखों पर पट्टी पड़ी है और आयुर्वेद को छिटक कर एलोपैथी की तरफ आसानी से चले जा रहे हैं। अब एलोपैथी के अंदर क्या है कि इसके अंदर लगभग 4500 फॉर्मूले हैं, 4500 कंपोजिशंस आप कह सकते हैं, यानी कि 4500 कॉम्पोजिशंस। और ये सारे जो कॉम्पोजिशंस हैं, ये सब के सब तैयार किए गए हैं आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम रूप से। इसमें कुछ भी प्राकृतिक नहीं है, इसमें कोई भी ऐसे तत्व नहीं है जो कि प्राकृतिक हो, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छे हों। और ये क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ जूस, आर्टिफिशियल केमिकल, जैसे कि आप देख लीजिए एस्प्रिन है, पैरासिटामोल है, ये सब के सब गैर प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है। और एक कंपोजिशन को बनाने वाली दुनिया भर में 100 से लेकर 1000 तक कंपनियां होती हैं। आप सोच सकते हैं, एक कॉम्पोजिशन, एक दवाई को बनाने के लिए पूरे दुनिया भर में 100 से लेकर, यानी कि जो भी आपको कंपनियां मिलेंगी किसी एक दवाई के लिए, वो 100 से ऊपर ही रहेंगी। 100 से लेकर 1000 तक कंपनियां आपको मिल जाएंगी पूरी दुनिया भर में, जो केवल एक ही दवाई को बनाती है, यानी कि सीधा सीधा पैसों की लूट। और फिर भी आपको इलाज नहीं। और अगर हम अनुमान लगाकर चले, मैंने बताया कि 4500 सूत्र है, 4500 कॉम्पोजिशन है और 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। अगर हम सोचें कि एक दवाई को बनाने के लिए 100 कंपनियां हैं, तो 4500 दवाई बनाने के लिए 100 कंपनियां, यानी कि लगभग कितना हो गया, 4.5 लाख ड्रग्स एलोपैथी में। अंदाजा निकालेंगे तो लगभग 4.5 लाख का आंकड़ा बैठता है। तो क्या इतने कॉम्पोजिशंस को हम याद रख सकते हैं? 4.5 लाख दवाइयों के नाम कोई एक डॉक्टर मात्र 6 सालों में याद कर सकता है? संभव ही नहीं है। इसके लिए अगर उसको 60 भी साल दे दिए जाएं, 6 की जगह 60 साल अगर दे दिए जाएं, तो भी वो याद नहीं रख सकता। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर को खुद नहीं पता रहता कि किस रोग के लिए कौन सी दवा देनी है, और ये कौन तय करता है? उसका एमआर, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपको कौन सी दवाई देनी है, ये डॉक्टर नहीं बल्कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तय करेगा। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो एमआर होते हैं, उसको कौन बताता है? उसको बताती है कंपनी। तो यहाँ सोच सकते हैं कि सब कुछ बिजनेस के लिए किया गया, आपके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की सुविधा, एलोपैथी की सुविधा तैयार नहीं की गई। और जो एमआर होते हैं वो कौन होते हैं? उनकी कोई, वो टेक्निकल बंदे नहीं होते, उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता होता कौन सा ड्रग किस लिए है, ना कंपनी को पता होता है कि हमने इसमें क्या डाला है। उनको रॉ मटेरियल से मतलब ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा केमिकल क्या करने वाला है। लेकिन अंधाधुंध बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एक दवाई को बनाने के लिए 1000 तक कंपनियां मौजूद है पूरी दुनिया भर में। तो सोचिए कितना बड़ा ये खेल चलता है। और ना केवल कंपनियां, आप सोचिए कंपनी और हमारे बीच में, यानी कि कंपनी और पेशेंट के बीच में एक सेतु का काम कौन करता है? डॉक्टर करता है। ये डॉक्टर एक एजेंट की तरह काम करता है, और इसीलिए हर ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को खुद ही कोई जानकारी नहीं होती। अब कुछ पॉइंट्स हैं एलोपैथी के लिए, जो एलोपैथी के अंदर ही वर्णित हैं, ये अपनी ओर से या किसी और ने नहीं बनाए। ये जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, ये एलोपैथी के अंदर ही वर्णित है। अगर आप किसी को एलोपैथी के बारे में सचेत करना चाहें, सावधान करना चाहें, समझाना चाहें, तो इन पॉइंट्स का सहारा ले सकते हैं। ये सब कुछ एलोपैथी के अंदर ही वर्णित है, वहीं से निकाले गए हैं। पहला पॉइंट जो है, ट्रीट द सिम्टम्स, यानी कि घुटने में दर्द है तो दर्द को भुलाने की ड्रग दे दो, उसके सिम्टम पे काम करो।
उसको क्या तकलीफ हो रही है, सिर्फ उस पे काम करो, उसके रोग की जड़ को मत पकड़ो। घुटने में अगर दर्द है तो मात्र दर्द को भुलाने की, दर्द को गायब करने की दवा दे दो, ड्रग दे दो, लेकिन बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचना। दूसरा पॉइंट आता है साइट स्पेसिफिक, यानी कि अगर आपके कान में दर्द है, पीठ में दर्द है, नाक में दर्द है, पैर में दर्द है, इन अलग अलग जगह के दर्दों की अलग अलग दवाएं हैं, अलग अलग ड्रग्स हैं। सप्रेशन यानी कि दबा देना, बीमारी को बाहर नहीं निकालना बल्कि दबा देना। लेकिन एलोपैथी के अंदर क्या होता है, बीमारी को दबा दिया जाता है। अब वो बीमारी अगर दब गई तो किसी ना किसी रूप में तो जरूर बाहर निकलेगी, चाहे तो वो ही बीमारी उभर के निकलेगी या फिर कोई दूसरी बीमारी के रूप में बाहर निकलेगी। तो सप्रेशन का काम किया जाता है, बीमारी को दबा दिया जाता है। क्रिएटिव ऑफ डिजीज यानी कि बीमारी को उत्पन्न कर देना। एक बीमारी दबती है तो दूसरी बीमारी उभरती है। ये पहले पॉइंट में भी क्लियर हो ही गया था। इसके बाद में आता है रिकरेंस, यानी कि बीमारी की पुनरावृत्ति, क्योंकि बीमारी दबा दी गई है इसीलिए वो कभी भी बाहर आ सकती है। साइड इफेक्ट और पोस्ट इफेक्ट, यानी कि दवा लेने के, ड्रग लेने के साथ आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट या तो तुरंत ही देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो थोड़े समय बाद देखने को जरूर ही मिलेंगे। और ये आप देख रहे हैं आज जो टीके लगाए जा रहे हैं उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हैं, जो इस फर्जी महामारी के उपचार के दौरान दवाएं दी गई उसके भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। इसके बाद आता है रॉन्ग मेडिसिन, यानी कि आपको अगर गलत दवाई दे दी गई तो रोग आपका ठीक नहीं होगा बल्कि और भी अनेकों बीमारियां जन्म ले लेंगी। आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर्स क्या है, गलत इंजेक्शन लगा देते हैं, गलत दवाई दे देते हैं, उसका खामियाजा पेशेंट को भुगतना पड़ता है। तो रॉन्ग मेडिसिन ये सब एलोपैथी के अंदर ही वर्णित है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया। इसके साथ साथ है ड्रग्स आर नॉट यूनिवर्सल, यानी कि जो ड्रग्स हैं, जो दवाएं आपको दी जाती है एलोपैथी के अंदर, वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि सभी जगहों पर आपको नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां आपको कोई दवा दी जाती है, कोई दवा लिख दी जाती है, तो वो आपको उसी एरिया में मिलेगी, उसी गली की किसी ना किसी दुकान पर मिलेगी, वहीं के केमिस्ट के पास मिलेगी। आप कहीं और लेने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि वो आपको मिले। यानी यहाँ भी पैसों की सीधी सीधी लूट। इसके बाद आता है एक्सिलरेट टुवर्ड्स डेथ, यानी कि मौत की ओर अग्रसर। एलोपैथी आपको मौत की ओर अग्रसर करता है, ये एलोपैथी के अंदर ही लिखा हुआ है। डॉक्टर्स एंड एफिशिएंसी, यानी कि एक जो डॉक्टर है अगर वो एफिशिएंट है आपका इलाज करने में तो ही वो कुछ हद तक आपका इलाज कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर भी डॉक्टर्स की भूमिका पर संदेह है कि वो आपको ठीक कर पाएगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप ठीक हो पाएंगे। एज एंड स्टेज प्रॉब्लम्स, अब इसमें क्या होता है कि एक ही दवाई सबको नहीं दी जा सकती। बच्चों के लिए अलग दवा है, बड़ों के लिए अलग दवा है, अलग अलग ड्रग्स हैं, अलग अलग बीमारी की अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग ड्रग्स हैं, यानी कि अनेकों दवाइयां, ये नहीं तो वो दवाई, वो नहीं तो ये दवाई। यहाँ भी सीधी सीधी खरी खरी लूट। तभी आपकी, अगर आप बीमार हो जाते हैं दवाइयां लेते हैं तभी आपका बिल इतना बनकर आता है, क्योंकि इसी हिसाब से आपको दवाई दी जाती है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट इसमें आ रहा है महत्वपूर्ण, इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ कि टारगेट पेशेंट्स, ये एलोपैथी के अंदर ही लिखा हुआ है कि पेशेंट्स को टारगेट करो, कितना किससे पैसा निकाल सकते हो उतना उससे पैसा निकालो, ये एलोपैथी के अंदर ही लिखा हुआ है। तो देख ही सकते हैं, आपने देखा कि किस तरह से ड्रग्स को लेकर इतना बड़ा षड्यंत्र यूरोप से लेकर भारत पहुंचा, पूरे विश्व भर से होते हुए। अगला पॉइंट है इम्यून लॉस, यानी कि आप कोई भी ड्रग लेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी को खतरा है, आपकी इम्यूनिटी घटेगी। कोई भी ड्रग ले लें, चाहे आप इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ड्रग लेंगे, एलोपैथी वाली ड्रग लेंगे, तो भी आपकी इम्यूनिटी को खतरा है, आपकी इम्यूनिटी घटेगी ना कि बढ़ेगी। और इससे क्या होता है, आपकी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, यानी कि इम्यूनिटी घटने के साथ साथ ही आपको और भी बीमारियां उपहार स्वरूप दी जाती हैं एलोपैथी की तरफ से। सो मैनी पिल्स, यानी कि बहुत सारी दवाएं, एक ही बीमारी के लिए बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी दवा दूं इस बीमारी के लिए, और वो क्या करता है फिर एमआर से पूछता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछता है कि मुझे कौन सी दवा देनी चाहिए। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कौन बताता है, कंपनी बताती है कि कौन सी दवा दी जानी चाहिए। यानी ना कंपनी को पता है, कंपनी को रॉ मटेरियल के बारे में ही नहीं पता, तो वो क्या किस बीमारी के इलाज की दवा देंगे।
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कुछ नहीं पता, डॉक्टर को कुछ नहीं पता, तो आपका इलाज होगा कैसे? इसके बाद बारी आती है ट्रीटिंग द बॉडी ओनली, यानी कि एलोपैथी जो है 4 तत्वों के ऊपर ही काम करती है। मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु, यानी कि सॉइल, वाटर, फायर और एयर। केवल और केवल 4 तत्वों पर ही एलोपैथी काम करती है। यानी कि उसने जो अपनी रिसर्च की है केवल 4 तत्वों को ध्यान में रखकर की है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए आकाश तत्व से संबंधित बीमारी हो गई है, तो उसके पास एलोपैथी के पास इसका कोई इलाज नहीं होता। तब एक टर्म सामने आती है, इनक्योरेबल डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही संभव नहीं है। यानी कि बीमारी आपकी इनक्योरेबल है, इसका उपचार नहीं किया जा सकता। यानी कि क्योर इज नॉट श्योर, यानी कि जो उपचार है वो श्योर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो पाएंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मेडिकल साइंस से लिए गए हैं, एलोपैथी से लिए गए हैं, अपनी तरफ से बनाए हुए नहीं है। सब कुछ एलोपैथी के अंदर लिखा है, आप इंटरनेट पर चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद एक सवाल होता है कि गौमूत्र अगर हम, ये तो विषय मैंने यहीं पर समाप्त कर दिया अभी। अब कल के कुछ पॉइंट्स हैं और इसके बाद अभी बताया जाएगा आपको वैदिक घी बनाने की विधि, यानी कि घी, देसी घी बनाने की वैदिक विधि। लेकिन इससे पहले एक दो पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। आपकी जो घी की शेल्फ लाइफ होती है, यानी कि घी अगर जो टिकाऊ होता है वो मात्र 90 दिनों तक टिकाऊ होता है। उसके बाद में घी घी जो होता है उसके अंदर पोषक तत्व और बढ़ जाते हैं, औषधीय गुण और आ जाते हैं, लेकिन आप उसका सेवन नहीं कर सकते। वो एक्सटर्नल यूज के लिए अच्छा रहता है। अगर खाने के लिए घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो घी जब से निकला है तब से लेकर 90 दिनों तक ही आप उसे इस्तेमाल करें। इसके बाद में एक्सटर्नल यूज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो जब आप देसी घी निकालेंगे, चूंकि अभी देसी घी बनाने की वैदिक विधि बताने वाली हूँ, इसके लिए ही ये पॉइंट उठाया है कि घी की जो शेल्फ लाइफ होती है 90 दिनों तक रहती है। घी जब आप निकालेंगे तो 90 दिनों के अंदर अंदर ही आप खाने में उसे इस्तेमाल कर लीजिए। 90 दिनों के ऊपर हो जाता है तो आप उसे एक्सटर्नल यूज कीजिए, यानी कि अगर कोई आप औषधि बना रहे हैं उसके अंदर घी मिला के आप अगर चोट पर लगाएंगे, इस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के भीतर आप उसे ना डालें। केवल 90 दिनों तक के लिए ही वो उपयुक्त होता है खाने के लिए। इसके बाद एक और पॉइंट है कि जो गौमूत्र होता है कई लोग स्टोर करके रखते हैं, फिर उनको ज्यादा दिन अगर हो जाते हैं तो उसके अंदर स्मेल आने लगती है, उसकी जो गंध होती है वो और भी तीक्ष्ण होती चली जाती है। तो ऐसे समय में गौमूत्र खराब नहीं होता है, गौमूत्र एंटी बैक्टीरियल होता है। और ये जो शोध हुए थे उसमें भी सामने आया है, ये सभी ने स्वीकार किया है कि जो गौमूत्र होता है एंटी बैक्टीरियल होता है। तो अगर आप इसको कांच की बोतल में स्टोर करके रखेंगे, या फिर सबसे उपयुक्त होता है अगर वर्जन प्लास्टिक में इसको भर कर रखें। और इसको हमेशा छाया में रखना है, ना कि धूप में। छाया में रखना है कांच की बोतल, या फिर सबसे बढ़िया रहता है वर्जन प्लास्टिक में अगर इसे रखें। गौमूत्र में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, यानी कि फ्रेंडली टू आवर बॉडी। ऐसे बैक्टीरिया उसके अंदर उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और वैसे ही एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, वैसे बैक्टीरिया आपको गौमूत्र में मिलेंगे। एक चीज और है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है उसको गौमूत्र का कितना सेवन करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी उसे यूज करनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 50 मिलीलीटर ताजा गौमूत्र पीना चाहिए। अगर ताजा गौमूत्र पीते हैं तो उससे एक फायदा ये होता है कि उसके अंदर आपको गंध ज्यादा नहीं मिलती है। अगर ज्यादा दिनों का गौमूत्र हो जाता है तो उसकी गंध तीक्ष्ण हो जाती है, तो पीने में आपको परेशानी हो सकती है। एक सवाल ये भी आता है कि गौमूत्र के अंदर अमोनिया होता है, तो क्या अमोनिया नुकसान नहीं करता? देखिए, गौमूत्र के अंदर जो अमोनिया होता है वो प्राकृतिक अमोनिया होता है, वो कृत्रिम अमोनिया नहीं होता जो हम लैब्स के अंदर जाके तैयार करते हैं। वो अमोनिया नहीं होता, गौमूत्र में प्राकृतिक अमोनिया होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसलिए अमोनिया बीपी को कंट्रोल करता है, जो कि हमारी शरीर के लिए अच्छा रहता है। तो गौमूत्र में जो अमोनिया होता है नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होता, ये नेचुरल अमोनिया होता है। तो इसके बाद अब आपको बताते हैं देसी घी बनाने की वैदिक विधि। देखिए, घी जो बनाया जाएगा, सबसे पहली शर्त तो ये है कि कीर्ति जी, ये एक घी, प्रश्न था मेरा। एक प्रश्न था। देखिए यार प्रश्न वर्जिन, अभी बाद में रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ना लिंक टूट जाता है। लेकिन चलिए पूछ ठीक लीजिए है। अभी, पूछ मैं लीजिए ये कह अभी रहा था घी। कि जब आप वर्जिन प्लास्टिक की कह रही थी तो ये क्या सही रहता है, यूजेबल है ये, या फिर
मतलब मतलब परफेक्टली यूजेबल है, क्योंकि कांच का ही बोतल हमेशा परफेक्ट माना गया है वैसे तो। तो हम्म। वर्जिन देखिए प्लास्टिक में तो गौमूत्र, केमिकल का तो यूज हुआ ही होगा इसमें किसी ना किसी प्रकार से, जो नहीं इजेक्ट देखिए होगा वर्जन, रिएक्शन करके। देखिए देखिए दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। एक तो होता है वर्जिन प्लास्टिक, यानी कि जिसका रीयूज नहीं होता, जो एक ही बार एक ही समय में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी हमारे प्लास्टिक की कुर्सियां बनती है, टेबल बनती है, वो जो प्लास्टिक होता है वो वर्जिन प्लास्टिक होता है। और जो भी वर्जिन प्लास्टिक की चीजें होंगी उसके ऊपर लिखा रहेगा वर्जिन प्लास्टिक। लेकिन जो कलरफुल प्लास्टिक होता है ना, उसके अंदर केमिकल्स का यूज होता है, वो प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। और गौमूत्र की अगर बात करें तो कांच की शीशी में रखने के बजाय अगर वर्जिन प्लास्टिक की बोतल में रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे गौमूत्र को बड़ी तादाद में स्टोर किया जाता है जहां पे औषधियां बनाई जाती है, तो वर्जिन प्लास्टिक के ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर कांच के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता। कांच के बर्तन से भी कांच की शीशी से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है वर्जिन प्लास्टिक, सिर्फ गौमूत्र के लिए। बाकी जितनी भी दवाएं हैं, जितनी भी आप जैसे गोबर का संग्रहण करना चाहते हैं तो वो आप कांच की बोतल के अंदर कर सकते हैं। जैसे गोबर का रस औषधि बनाने में काम आता है, उसको स्टोर करना है तो कांच के शीशे में स्टोर कीजिए। और तो घी इसके लिए वगैरह, वर्जिन, घी वगैरह। हाँ, घी वगैरह रखना है तो वो कांच का ही उपयुक्त होता है। लेकिन कांच के लिए भी ये है कि 250-250 ग्राम की शीशे अगर ले लो ना, 250-250 ग्राम के डब्बे, तो वो ज्यादा सही है। क्योंकि मान लीजिए अगर गलती से हाथ से छूट कर गिर गया तो सारा घी खराब हो जाएगा। या फफूंद लग गई, उसके अंदर पानी चला गया किसी तरीके से, तो सारा घी खराब होने से बच जाएगा। तो ऐसे में छोटे छोटे अगर कांच के डब्बे ले लें तो ज्यादा सही है। ओके मैडम, थैंक यू। हाँ जी, तो अब घी बनाने के बारे में बात करते हैं, वैदिक विधि से किस तरह से घी तैयार किया जाए। तो सबसे पहली शर्त ये है कि जो गौ माता है वो देसी होनी चाहिए। तो जो सुबह का दूध होगा, आपने मान लीजिए एक बार उसको गर्म कर लिया है, उबाल लिया है। अब शाम को आपको वही दूध लेना है, उसको अच्छे से उबाल लेना है। शाम के समय में आप ये काम करेंगे। दूध आपने अच्छे से गर्म कर लिया, पूरा अच्छे से उबाल आने दीजिए उसके अंदर। फिर उसको आपने लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा करना है। अभी 40 डिग्री कैसे होगा? 40 डिग्री तब समझिए जब दूध गुनगुना रह जाए, यानी कि हल्का गर्म रह जाए। ना बहुत ज्यादा तेज गर्म हो, ना बहुत ज्यादा ठंडा हो। गुनगुना रहना चाहिए दूध का तापमान। अब इसके अंदर आपने देना है जामन, यानी कि हमें जमाना है दूध को दही बनाने के लिए। लेकिन इसका भी एक समय रहता है। रात को 8 से 9 बजे के बीच दूध जब गुनगुना रह जाए, तब इसमें आप थोड़ा सा जामन डाल दीजिए, यानी कि लगभग 1/4 चम्मच जामन ले लीजिए और उसे दूध में डालकर घुमा दीजिए। घुमाना ऐसा है कि नीचे तले से जो बर्तन होगा उसके तले तक आप घुमा दीजिए। और ये जो बर्तन होगा ये मिट्टी का ही आपको लेना है, तो बहुत उपयुक्त रहेगा। लेकिन अगर नहीं है तो पीतल का ले सकते हैं, मगर पीतल का बर्तन भी कलई किया हुआ होना चाहिए। और पीतल का भी नहीं है तो आप ले सकते हैं स्टील का बर्तन। लेकिन आप एल्यूमिनियम आदि के बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो क्या करना है, रात को 8 से 9 बजे, 8 से 9 के बीच, ये समय का विशेष ध्यान रखना है। वैदिक विधि से घी तभी तैयार होगा, तभी उसके अंदर औषधीय गुण आ पाएंगे। रात्रि 8 से 9 बजे जो गुनगुना दूध होगा उसमें 1/4 चम्मच जितना जामन डालकर उसके पैंदे में, यानी कि उसके तले में लगाकर चला दीजिए। और फिर उसको हिलाना डुलाना नहीं है, उसको ढककर एक तरफ रख दीजिए ताकि वो जम जाए। फिर सुबह आपको क्या करना है, लगभग 5-6 बजे करीब आपको मथनी लेनी है, यानी कि रई लेनी है और उसे बिलौना है। जो दही तैयार होगा उसको आप रई की मदद से या फिर मथनी की मदद से उसको घुमा लीजिए, बिलौ लीजिए। तो क्या होगा कि मक्खन निकल कर आएगा। अब ये जो मक्खन है इसको आप अलग हटा दीजिए, अलग बर्तन में निकाल लीजिए। और 5 घंटों के भीतर, यानी कि जब आपने मक्खन निकाला है उसके 5 घंटों के अंदर ही आपको उसे गर्म करना है घी बनाने के लिए। अब आप इसे गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, आंच को मंदा रखेंगे, यानी कि धीमी आंच पर आपको उसे मक्खन को पकाना है। अब आपने मक्खन को पका लिया, आपको लगा कि अब घी निकल आया है, तो ऐसे में अब पहचान कैसे होगी कि घी हमारा अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं? तो उस घी के अंदर आप एक रुई की बाती, यानी कि रुई की जो बत्ती होती है, उसे आप डुबो दीजिए और उसका दीपक जला लीजिए। अब देखिए कि क्या वो चिड़चिड़ कर रही है। अगर बत्ती चिड़चिड़ कर रही है इसका मतलब घी के अंदर अभी भी पानी की मात्रा शेष है। और अगर वो आराम से जल रही है, कोई उसके अंदर आवाज नहीं हो रही, इसका मतलब घी पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
अगर वो शेष रह जाए, बत्ती चिड़चिड़ करे तो उसे और गर्म कर लो, और फिर इसी तरह से चेक कर लो। बत्ती अगर चिड़चिड़ करे तो वापस से उसे गर्म करो। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका घी अच्छे से गर्म हुआ है, आपका घी अच्छे से तैयार हुआ है या फिर नहीं। जब आप घी को तैयार कर लें, वो ठंडा हो जाए, उसके बाद में इसको कांच की बोतल में भरकर रख लीजिए। और कांच की बोतल में रखने का मैंने आपको तरीका बताया कि 250-250 ग्राम की बॉटल्स बना लो, 250-250 ग्राम के डब्बे बना लो, उसके अंदर घी को स्टोर करके रखो, ताकि गलती से अगर छूट कर हाथ से गिर जाए तो वो घी खराब ना हो, पानी की छींटे ना पड़ जाएं, या फिर नमी ना लग जाए किसी भी तरह से। इसलिए छोटे 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 डब्बों में डालकर रखना उपयुक्त होगा, क्योंकि आप वैदिक विधि से तैयार कर रहे हैं, उसको औषधि के लिए काम में लेने वाले हैं, इसलिए। और कांच का भी जो बर्तन लेंगे, कांच की जो बॉटल या फिर कांच का डब्बा लेंगे, उसको भी आप धोइए अच्छे से पानी से। पानी से धोने के बाद में उसको साफ सूती कपड़े से पोंछना है। उसके बाद उसको सूर्य की रोशनी में रख देना है, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। पानी का उसमें बिल्कुल भी कोई रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल पानी ना हो, अच्छे से सूखना चाहिए वो। उसके बाद उसमें घी डालो और उसको बंद करके रखो। लेकिन इसमें भी ये है कि शुरुआती 3 सालों में, वैसे तो 90 दिनों की शेल्फ लाइफ रहती है घी जो आप निकालेंगे, अगर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो मात्र 90 दिनों तक ही वो वैलिड रहता है खाने के लिए। उसके बाद घी खराब नहीं होता, लेकिन औषधीय गुण उसके अंदर बढ़ जाते हैं, जो हमारे शरीर की बाहरी रक्षा करते हैं। मतलब एक्सटर्नल यूज के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, कहीं चोट लग गई है तो घी लगाएं। ये सब आगे बता दिया जाएगा, जो भी आगे सेशन चलेंगे उसमें बातें आ जाएंगी। लेकिन आप उसको एक्सटर्नल पर्पस के लिए संभाल कर रखिए। और घी जो आप रखेंगे तो 3 सालों तक, शुरू के जो 3 साल होंगे, आपको घी में धूप लगानी है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। धूप कैसे लगानी है? उस डब्बे का ढक्कन खोलकर धूप में रखना है। डिब्बे को धूप में रखने के बाद उसका ढक्कन हटाना है और उसके ऊपर एक सूती कपड़ा लगा देना है। जो डब्बे का मुंह होगा, उसके ऊपर सूती कपड़ा लगाकर छोड़ दीजिए। करीबन 1-2 घंटे आप इसको धूप में रखिए। अब ये जो आपका घी तैयार होगा, और ये आपको कब करना है? साल में लगभग 2 बार तो कम से कम आपको इस तरह से घी को धूप लगानी ही है। शुरुआती, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, शुरुआती 3 सालों में घी को 1 साल के अंदर कम से कम 2 बार धूप लगानी है। धूप कैसे लगानी है? डब्बे को खोलिए, डब्बे के मुंह पर सूती कपड़ा लगा दीजिए और उसको धूप में रख दो। 1-2 घंटे तक आपको अच्छे से उसको धूप दिखानी है। उसके बाद में डब्बे को वापस, कपड़ा हटा के ढक्कन को लगाकर वापस रख लो। अब ये जो घी है, ये औषधीय घी है, और आप पैरालिसिस वाले पेशेंट को अगर ये घी देंगे तो उसके लिए ये सर्वोत्तम औषधि है। पैरालिसिस वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और अगर आप घी मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा। और इसका एक और तरीका है, ये तो जो समय मैंने आपको बताया ये तो है ही, लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो उसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि सुबह से ही आप उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए, दूध को। और सुबह से लेकर शाम तक हल्की हल्की मंदी मंदी आंच में दूध को पका लो। और फिर बाद में रात को 8 से 9 बजे के बीच उसको अगर जमा दोगे तो वो और भी ज्यादा औषधीय हो जाएगा, उसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आप मिट्टी की हांडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घी सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम घी। बाकी अगर उपलब्धता नहीं है शहरों में, तो आप स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी औषधीय गुण रहेंगे। तो ये वैदिक विधि से घी बनाने का तरीका था। और एक चीज और है, अगर मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं, चूल्हे पे बना सकते हैं, चूल्हे पे गरम कर सकते हैं, तो उसके अंदर कंडों की आंच लगा दो। देसी गाय के गोबर के जो कंडे होंगे, उसकी आंच में अगर आप इसे पकाओगे मंदे मंदे, तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे बढ़िया घी है ही नहीं दुनिया में। पूरे औषधि गुण मिलेंगे इसके। तो ये कुछ चीजें थी आपको जो ध्यान देनी है।